नमस्कार, मैं कुमुद। आप देख रहे हैं द यूथ स्पीक और हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। किसान आंदोलन को 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और जो है सरकार मानने को तैयार नहीं है और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो और एक तरफ जहां राकेश टिकैत कहते हैं कि ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है और एक तरफ कहीं पे भड़काऊ बयान देते हैं। तो इस पे हमारे साथ दीपक जी हैं बात करने के लिए। हम बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो सर आप बताइए कि जी। जो आंदोलन है 100 दिन से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस पे जी। सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है। काफ़ी मोदी जी का जो भी ध्यान है वो सारा बंगाल पे फोकस है। देखिए, किसी भी आंदोलन को ध्वस्त करने का एक ही तरीका होता है, आप ना तो उस पे गौर कीजिए और ना ही उसको बेगौर कीजिए। मतलब आप उसको इस तरीके से डाल दीजिए कि ना तो उसका विरोध हो, ना ही उसका समर्थन हो, किसी भी प्रकार से उसको मत दिखाइए। वो स्वतः ही आंदोलन क्या कहते हैं, धीमा हो जाएगा। ना तो इसका पक्ष है, ना ही इसका विरोध है। इस वक्त चाहे विरोध था पहले, वो भी कहीं ना कहीं दिखाया जाता था। अब ना पक्ष ना विरोध, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन बड़ी ही बेरहम सरकार है जो ये नहीं दिखाना चाह रही कि यहाँ पर कितनी माता बहनें हैं जो परेशान हैं, कितने ही बुजुर्ग हैं जो आंसू बहा रहे हैं, कितनी ही शहादतें यहाँ हो चुकी। पर लेकिन पहली बार ऐसी असंवेदनशील सरकार देख रहा हूँ कि जो देश में ऐसी जिद आमदा आ गई है कि उन्हें कृषि कानून अप्लाई कराना ही है। ऐसा क्या जरूरी है इस कृषि कानून का, जहां पर आप देखिए कि अंग्रेजों ने भी 90 दिन बाद ऐसे कानून को वापस लिया था जो 1906-7 में लेके आए थे, ऐसे ही कानून। लेकिन हमारी सरकार इस कानून को वापस क्यों नहीं लेना चाह रही है? ऐसा क्या है इसमें? सिर्फ ये है कि हमारे दो की जो स्कीम है ना, अंबानी अडानी को पूरा फायदा पहुंचाना है, इस देश को गुलाम बनाना है। क्योंकि जब तक देश में गरीब मजदूर नहीं होगा तब तक वोट किस पे मांगेंगे? क्योंकि वोट तो गरीब मजदूर के नाम पे मांगे जाते हैं ना। तो ये गरीब मजदूर रखना चाहते हैं हमें। तो अभी कोविड का दूसरी लहर भी आ गई और मोदी जी कह रहे हैं, तो उस कोविड से इस किसान आंदोलन पे नहीं, असर मुझे ये समझ में नहीं आता है कोविड के विषय में एक चीज। चलो मान लिया जो भी कुछ है, लेकिन क्या कोविड का गठबंधन है क्या भाजपा के साथ कि जहां भाजपा को चुनाव आते हैं तो वहां से कोविड गायब हो जाता है और चुनाव बंद हो जाते हैं, और किसी आंदोलन को जब कोई बड़ा आंदोलन उग्र रूप लेता है तो कोविड आ जाता है? ये होता क्या है? मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ इस विषय पे, और मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ। मोदी जी, आप कितने बड़ी पनौती हैं कि आप जब पूरे विदेशों में गए तो कोरोना वायरस फैल गया, जब आप देश की सत्ता में बैठे तो जीएसटी गिर गई। मतलब, और आपने जिसको कहा कि रेल मेरी माई बाप है, आपने उसे बेच दिया, आपने हवाई जहाज बेच दिए, आपने देश में ओएनजीसी बेच दिए। आप कर क्या रहे हो? देश में सब बेचते जा रहे हो, कुछ देश में बना भी रहे हो कि नहीं? ये क्या है तरीका? तभी मैं कहता हूं ना वहां पे कि देखो, जो खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, लेकिन किसान अपनी खेती नहीं बिकने देंगे, किसान अपनी खेती नहीं बिकने देंगे। बट बीजेपी सरकार तो कह रही है कि निजीकरण से फायदा होगा। बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। सिर्फ मोदी सरकार है। बीजेपी होती तो कुछ होता भी, लेकिन अब बीजेपी रही कहाँ? ये तो मोदी के हाथ में कठपुतली है। तो निजीकरण से कह रहे हैं बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आप कहीं पे लाइन वाइन तो सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे ये, इन्हें भी निजीकरण से चुना जाना चाहिए ना। निजीकरण वहां भी लाना चाहिए क्या? निजीकरण देश के लिए जरूरी है भैया। सरकारी संपत्ति पर जनता का हक होता है और जनता के हक को आप निजी हाथों में दे रहे हो। मैं एक संदेश देना चाहता हूं, सरकारी संपत्ति खरीदने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकारी संपत्तियां जिनने खरीदी हैं उन्हें आने वाली सरकार जब्त करने की जब बात करेगी तब बात होगी। देखिए, सरकारी संपत्ति में जो लोहा लगता है, रेलवे का लोहा, आप और हम आम लोग उस लोहे को उठाकर बेच नहीं सकते, जेल हो जाती है। लेकिन ये कैसे हमारे देश की सरकार है जो हमारी संपत्ति को बेच रही है और इनको जेल नहीं हो रही है? किस बात पे ये सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं? ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं जो देश हित में आज जनता से सब्सिडी छोड़ने की बात करते हैं, देश से तमाम बातें करते हैं कि भैया ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लेकिन एक भी सांसद विधायक ना तो अपनी सब्सिडी छोड़ रहा है, ना अपनी पेंशन छोड़ रहा है। भैया, देशभक्ति आप भी दिखाइए। सरकारी आवाज जो जनता के पैसों से चलती है उन्हें छोड़ दीजिए। असल मुद्दा ये है, चोर चोर मोसेरे भाई, जनता की आवाज कभी किसी ने नहीं उठाई। मैं अभी जंतर मंतर गया था कुछ दिन पहले, जब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी और आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। वहां देखा मैंने जो आंदोलनों की पुण्य स्थली है, उस पुण्य स्थली को छूने से पहले ही किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जैसे कि हम
कहीं ना कहीं आतंकवादियों। भाई ऐसे तो ना चीन को रोका ना पाकिस्तान को रोका, आपने हमें रोक दिया। अब जंतर मंतर पे कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है और आम आदमी भी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन किसान को नहीं करने दिया जा रहा वहां पे। क्यों? देखिए मैं वही कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन किसान को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। आज 70 सालों में किसान की स्थिति यह है कि आज भी उसे किसी सरकार पर डिपेंड होना पड़ता है अपनी बातों के लिए। 19% आय बढ़ाई है किसान की आज तक, लेकिन जो खर्चे हैं वो 1000% बढ़ गए हैं। तो खर्चे और आमदनी में बड़ा फर्क हो गया है आज देश। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसान ने एक टॉर्च जलाई है जो अंधियारे में जल गई है और उससे रास्ता अब सबको दिखने लग गया है और लोग जाग गए हैं कि निजीकरण देश के लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। देखिए, एक कंपनी आई थी सन 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमें गुलाम बना दिया था। फिर इसके बाद हमारे क्रांतिकारियों ने खून बहाया और देश की भूमि को खून से सींचा। इसके बाद आजादी लेके आए और सरकार बनाई और इस सरकार ने देश को बनाया, राष्ट्रीयकरण किया और आज इस सरकार को बेचकर फिर एक कंपनी में तब्दील कर रही है ये बीजेपी। इसलिए मैं कहता हूं ये बीजेपी नहीं, ये व्यापार जनता पार्टी है। तो क्या होता है ना, इस देश में सबसे ज्यादा अक्लमंद अगर कोई है तो वो किसान है। किसान से बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, क्योंकि जो देश का पेट भरता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। और आज हम लोगों का नाम, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, हम लोगों का नाम जो आज किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन सबका आग बुझाने वालों में लिया जाएगा और आज जो किसान आंदोलन के विरोध में खड़े हैं उनका आग लगाने वालों में लिया जाएगा, उनका नाम आग लगाने वालों में लिया जाएगा। मैं फिर आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन को कोड कर दूं, हमें इसलिए बार बार किसान अक्लमंद है, किसान ने आवाज उठाई है और इस आवाज के पीछे सब चल पड़े हैं और चलेंगे इसलिए चलेंगे क्योंकि आप समझिए, आज सबसे ज्यादा खेती में उन्नत प्रदेश पंजाब था और पंजाब है और रहेगा, क्योंकि पंजाब कभी गुलाम नहीं बना, इतिहास है उसका। और इस बात को पंजाब समझ गया, पंजाब उठ खड़ा हुआ, फिर हरियाणा उठ खड़ा हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये राजनाथ सिंह के बयान को आप चाहें तो कोड कर लें। यहां पर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि देश के अंदर 40% अन्न का भंडारण सिर्फ पंजाब करता है। तो बताइए, पंजाब तो हस्तक्षेप करेगा ना, जिसका आधे से आधा हस्तक्षेप है। तो मैं आ रहा हूं, आप देखिए, फिर इसके बाद बात शुरू होती है कि अब जो सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो सरकार को गिराना चाहिए ना। संशोधन किस बात का, किस बात का भाई? आप किस बात सरकार, यार ये तो वोट लेने भी आते हैं पैर छू के, ये तो वोट भी पैर छू के लेने आते हैं। ये तो पहले से ये काय के, तो आज ये राजा कैसे बन रहे हैं अपने आप में? आप किस बात का झुकना? झुके तो ये पहले भी थे ना, हमारे पास वोट लेने आए थे, बताइए तब पैर छुए थे। सिर्फ अंबानी ये नारा उद्योगपतियों के घरों में लग रहा है। फिर मैं आपको कह दूं कि ये जितने भी नेशनल चैनल जो चल रहे हैं, जिनमें से मैं नाम ले दूं ना आपको, जी न्यूज जिसमें सबसे ज्यादा जी न्यूज, आर भारत, ये इतने बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। एक मौलाना बिठालते हैं, एक हिंदू बिठालते हैं, आपस में बहस कराते हैं ये लोग। ये सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं देश का, जहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में लिखी है उसका उल्लंघन करते हैं। आप जाइएगा और बीजेपी से जरा पूछिएगा, आरएसएस से पूछिएगा, तुम बता दो आरएसएस के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने देश के लिए शहादत दी हो। वीर सावरकर को, जिसको भी ये सावरकर को वीर कहते हैं, उसने 19 माफीनामे लिखे थे अंडमान जेल से, और आज इन्हीं के लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। नानाजी देशमुख आरएसएस के, ये राज्य सुरक्षा समिति रही थी जिसने देश के अंदर अंग्रेजों की मुखबिरी करी और अंग्रेजों के लिए काम किया, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबिरी दी और देश को तोड़ दिया। ये वो लोग हैं। अब बताइए, आजादी से पहले बने हुए भगत सिंह का संगठन था और नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद का संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और नेताजी का संगठन था आजाद हिंद फौज। कहीं जीवित हैं क्या? नहीं, क्योंकि इन आरएसएस वालों ने सब मिटा दिया। ये गद्दार लोग हैं। 100 सुनार की होती है और 1 लोहार की होती है, और किसान का हाथ इतना मजबूत है कि जब वो पड़ता है तो फिर वो लोहा जो है ना, लोहे को भी पिघला देता है। तो इस बार किसान ना इन लोगों को इनके जो जुमले हैं ना उस पर लाएगा और कोड करेगा। हवाई बहनों भाइयों, हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। वो
हवाई जहाज ही बेच दिया उसने। हमारे साथ थे दीपक जी, और जिन्होंने किसान आंदोलन को उनकी क्या ओपिनियन थी उसको लेकर उन्होंने अपनी ओपिनियन रखा। और आपका क्या है इस बारे में, क्या सोचते हो आप कमेंट करो, और आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। थैंक यू।